नंबर 16। आप और मैं ऐसे लोगों से वित्तीय अनुसंकेत लेते समय सावधान रहें जिनका खेल आपसे अलग हो। 2000 के दशक के शुरुआत में .com बबल के अंतः विस्फोट ने पारिवारिक संपत्ति को $6.2 ट्रिलियन से घटा दिया। हाउसिंग बबल के अंत ने $8 ट्रिलियन कम कर दिए। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि वित्तीय बबल कितने विनाशकारी हो सकते हैं, वो कितने ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये सब आखिर क्यों होता है और ये क्यों होता ही रहता है? हम अपने सबक क्यों नहीं सीखते? यहाँ एक सामान्य उत्तर ये है कि लोग लालची होते हैं और लालच मनुष्य स्वभाव की एक अमिट विशेषता है। ये सच हो सकता है और अधिकतर लोगों के लिए ये ठीक ठाक जवाब है, लेकिन अध्याय 1 से याद करिए, कोई भी मूर्ख नहीं है। लोग ऐसे वित्तीय निर्णय लेते हैं जिन पर उन्हें बाद में पछतावा हो, और वो ऐसा अक्सर जानकारी और तर्क के अभाव में करते हैं। लेकिन जब ये निर्णय लिए गए तब वो उनके लिए मायने रखते थे। बबल का दोष लालच पर मड़ वहीं रुक जाने से हम ये सबक सीखने से चूक जाते हैं कि पश्चिम दृष्टि में जो निर्णय लालची नजर आते हैं, लोग उन्हें क्यों और कैसे तर्कसंगत ठहराते हैं। बबल से सीख लेना कठिन इसलिए भी है क्योंकि वो कैंसर की तरह नहीं होते, जहां बायोप्सी से हमें साफ चेतावनी और डायग्नोसिस मिल जाए। वो किसी राजनीतिक पार्टी के उत्थान और पतन की तरह अधिक होते हैं, जहां पश्चिम दृष्टि में परिणाम तो साफ होता है लेकिन कारण और दोष पर कभी सहमति नहीं होती। निवेश प्रतिफल के लिए प्रतिस्पर्धा भीषण है और किसी को हर समय पर हर संपत्ति का स्वामित्व चाहिए, जिसका मतलब ये है कि बबल की धारणा ही हमेशा विवादास्पद रहेगी, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोचना चाहता कि वो अधिमूल्यांकित संपत्ति के मालिक हैं। पश्चिम दृष्टि में सबक सीखने के बजाय हम संभवतः निंदा करने के लिए उंगलियां उठाते हैं। मुझे नहीं लगता हम कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे कि बबल आखिर क्यों होते हैं। ये ठीक ये पूछने जैसा है कि युद्ध क्यों होते हैं। इसके लगभग हमेशा ही कई कारण होते हैं, उनमें से कई परस्पर विरोधी और सभी विवादास्पद। ये बहुत ही जटिल विषय है जिसके सरल उत्तर नहीं है, लेकिन मैं उनके होने का एक ऐसा कारण सामने रखूंगा जो अनदेखा भी रह जाता है और व्यक्तिगत रूप से आप पर लागू भी होता है। निवेशक अक्सर निर्दोष के रूप में दूसरे निवेशकों से अनुसंकेत ले लेते हैं जो उनसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हों। वित्त में ऐसी अवधारणा है जो निर्दोष प्रतीत होती है लेकिन जिसने बेहिसाब विनाश किया है। वो धारणा ये है कि एक ऐसे संसार में जहां निवेशकों के लक्ष्य और समय परिधि अलग अलग हैं, संपत्ति का एकमात्र तर्कसंगत मूल्य होता है। अपने आप से पूछिए, आज आपको गूगल स्टॉक के लिए कितना मूल्य चुकाना चाहिए? उत्तर इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। क्या आपके पास 30 वर्ष की समय परिधि है तो उचित दाम जानने के लिए अगले 30 वर्ष तक गूगल के नकदी आयजन्य निवेश का गहन विश्लेषण करना होगा। क्या आप 10 साल में नकद वापस निकालने का सोच रहे हैं तो सही दाम जानने के लिए अगले दशक में तकनीक उद्योग की क्षमता का विश्लेषण करना होगा, और साथ ही इसका भी कि गूगल प्रबंधन इस परिकल्पना को निष्पादित कर सके। क्या आप 1 वर्ष के भीतर ही बेचने का सोच रहे हैं तो फिर गूगल के वर्तमान उत्पाद बिक्री चक्र पर ध्यान दीजिए, ये जानने के लिए कि बेयर मार्केट होगा कि नहीं। क्या आप डे ट्रेडर हैं तो उचित दाम होगा, किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अब और दोपहर के बीच जो होगा आप बस उसमें कुछ पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी मूल्य पर कार्यान्वित किया जा सकता है। जब निवेशकों के लक्ष्य और समय परिधि अलग होते हैं, और हर संपत्ति वर्ग में ऐसा होता ही है, जो मूल्य एक व्यक्ति को हास्यास्पद लगते हैं किसी दूसरे के लिए अर्थपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जिन पहलुओं पर वो निवेशक ध्यान देते हैं वो अलग हैं। 1990 के .com बबल को ही लीजिए। लोग 1999 में याहू स्टॉक को देखकर कह सकते हैं कि वो पागलपन था। जिलियन गुना का मुनाफा, उस मूल्य निर्धारण का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन बहुत से निवेशक जिनके पास 1999 में याहू स्टॉक था, उनकी समय परिधि इतनी छोटी थी कि उनके लिए एक हास्यास्पद मूल्य चुकाना अर्थपूर्ण था। एक डे ट्रेडर जो वो चाहे निष्पादित कर सकते थे, चाहे याहू के एक शेयर की कीमत $5 रही हो या $500, फर्क नहीं पड़ता जब तक वो उस दिन सही दिशा में जाए। और ऐसा हुआ भी कई वर्षों तक। वित्त का एक निर्विवाद नियम ये है कि धन प्रतिफल का उस समय तक पीछा करता है जहां तक कर सके। अगर संपत्ति में आवेग है, ये समय के एक अंतराल में अविरुद्ध रूप से ऊपर बढ़ती रही है, तो अल्पावधि कारोबारियों के एक समूह के लिए ये मानना कतई मूर्खतापूर्ण नहीं है कि ये ऊपर जाती रहेगी। अनिश्चित काल के लिए नहीं, बस उस छोटी अवधि में जिसमें वो चाहते हैं। आवेग अल्पावधि कारोबारियों को यथोचित रूप से आकर्षित करता है और बस फिर रोमांचक शुरुआत हो जाती है। बबल तब बनते हैं जब अल्पावधि प्रतिफल इतनी राशि अर्जित कर लेते हैं कि निवेशकों की बनावट अधिकतर दीर्घकालिक से अधिकतर अल्पावधि में परिवर्तित हो जाती है। ये प्रक्रिया खुद ब खुद बढ़ती रहती है। जैसे जैसे व्यापारी अल्पावधि प्रतिफल को बढ़ाते हैं, वो और अधिक व्यापारियों को आकर्षित करते हैं शीघ्र ही, और इसमें अधिक देर नहीं लगती। सबसे अधिक प्राधिकार वाले प्रभावी मार्केट मूल्य सेटर वो होते हैं जिनकी समय परिधि छोटी होती है। बबल इतना अधिक बढ़ते मूल्य निर्धारण से संबंधित नहीं होते, वो किसी और बात का लक्षण होते हैं।
छोटी होती समय परिधि का जैसे जैसे और नए व्यापारी खेल में उतरते हैं, ये कहना आम बात है कि .com बबल भविष्य के बारे में तर्कहीन आशावाद का समय था। लेकिन उस युग की एक सबसे बड़ी खबर ट्रेडिंग की रिकॉर्ड मात्रा की घोषणा थी, जो होता ही है जब निवेशक एक ही दिन में खरीदें और बेचें। निवेशक, विशेषतः वो जो मूल्य सेट कर रहे थे, अगले 20 वर्षों के बारे में नहीं सोच रहे थे। 1999 में औसत म्यूचुअल फंड का कुल आवर्त 120% था, जिसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगले 8 महीनों के बारे में ही सोच रहे थे। वैयक्तिक निवेशक जिन्होंने वो म्यूचुअल फंड खरीदे, वो भी ठीक ऐसा ही कर रहे थे। मैगी मैन ने अपनी किताब बुल में लिखा, 90 के दशक के मध्य तक प्रेस ने वार्षिक स्कोरबोर्ड को रिपोर्ट से बदल दिया था, जो हर 3 महीने में आती थी। इस परिवर्तन ने निवेशकों को बेहतर प्रदर्शन का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया, चार्ट में सर्वोच्च फंड को खरीदने के लिए, उस समय जब वो सबसे महंगे थे। ये डे ट्रेडिंग, अल्पावधि विकल्प अनुबंध और हर मिनट की मार्केट कमेंट्री का युग था। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप दीर्घकालिक विचार से जोड़ें। 2000 के दशक के मध्य में हुए हाउसिंग बबल में भी ठीक ऐसा ही हुआ। अगले 10 वर्षों के लिए अपने परिवार के लिए फ्लोरिडा के एक 2 बेडरूम के घर पर $7 लाख खर्च करने को उचित सिद्ध करना कठिन है, लेकिन ये अर्थपूर्ण लगेगा अगर आप कुछ महीनों में बढ़ते मूल्यों का तुरंत लाभ उठाने के लिए उस घर को मार्केट में फ्लिप कर दें। उस बबल के दौरान बहुत से लोग ठीक यही कर रहे थे। रियल एस्टेट लेन देन को ट्रैक करने वाली एक कंपनी एटम के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में ऐसे घरों की संख्या जो 12 महीने के अंतराल में एक से अधिक बार बिके, वो फ्लिप कर दिए गए थे। बबल के दौरान 5 गुना बढ़ गई थी। 2000 के पहले तिमाही में 20,000 से 2004 के पहले तिमाही में 1 लाख के ऊपर। बबल के बाद ये फ्लिपिंग 40,000 प्रति तिमाही तक घट गई और तब से लगभग ये वहीं टिकी हुई है। क्या आपको लगता है कि फ्लिप करने वाले इन लोगों को दीर्घावधि मूल्य से किराए के अनुपात की परवाह थी, या फिर जो मूल्य उन्होंने चुकाए उनके पीछे दीर्घावधि आय वृद्धि का भरोसा था? बिल्कुल नहीं। उनके खेल में वो आंकड़े मायने ही नहीं रखते थे। उनके लिए मायने बस ये रखता था कि घर का मूल्य आने वाले महीने के बीते महीने से अधिक होगा, और बहुत सालों तक ऐसा हुआ भी। आप इन निवेशकों के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। आप उन्हें सट्टेबाज बुला सकते हैं, आप उन्हें गैर जिम्मेदार भी कह सकते हैं, आप उनके बड़े जोखिम उठाने की तत्परता पर सिर हिलाकर असहमति जता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उन सबको तर्कहीन कह सकते हैं। बबल का निर्माण लोगों के दीर्घावधि निवेश में बिना सोचे समझे भागीदारी से इतना संबंध नहीं रखता। इसका संबंध लोगों के कुछ हद तक तर्कसंगत रूप से अल्पावधि ट्रेडिंग की ओर बढ़ने से है, उस आवेग का लाभ उठाने के लिए जो खुद ब खुद बढ़ रहा हो। आप लोगों से क्या करने की अपेक्षा करते हैं जब आवेग एक बड़ा अल्पावधि प्रतिफल देने की क्षमता को उत्पन्न कर देता है? बैठकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना? कभी नहीं। दुनिया ऐसे काम नहीं करती। लोग हमेशा लाभ के पीछे जाते हैं, और अल्पावधि ट्रेडर ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जहां दीर्घकालिक निवेश के नियम, खासकर मूल्य निर्धारण को लेकर, नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो इस खेल में मायने नहीं रखते। और यहाँ आकर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, और यहीं आकर समस्याओं की भी शुरुआत होती है। जब दीर्घावधि निवेशक अपने खेल के लिए उन अल्पावधि निवेशकों से अनुसंकेत लेना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हैं। सिस्को का स्टॉक 1999 में 300% बढ़कर $60 प्रति शेयर हो गया। उस मूल्य पर कंपनी का मूल्य $600 बिलियन पर जा पहुंचा, जो अविश्वसनीय है। कुछ ने वाकई सोचा कि यह इस योग्य था। डे ट्रेडर आनंद उठा रहे थे। अर्थशास्त्री बर्टन मलकील ने एक बार कहा कि उस दर पर सिस्को की गर्भित वृद्धि दर का मतलब था कि 20 साल के भीतर वो पूरी यूएस अर्थव्यवस्था से भी बड़ी हो जाती। लेकिन अगर आप 1999 में एक दीर्घावधि निवेशक होते तो $60 खरीदने का एक मात्र मूल्य था, और बहुत से लोग उस मूल्य पर खरीद भी रहे थे। तो ये देखकर आप खुद से कह सकते हैं, वाह, लगता है कि निवेशक कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता। शायद आप भी उनका अनुकरण करते और इसे समझदारी भरा विकल्प समझते। आप जो नहीं समझते वो ये है, जो स्टॉक का मार्जिनल मूल्य सेट कर रहे थे वो आपसे अलग खेल खेल रहे थे। उनके लिए $60 प्रति शेयर उचित मूल्य था, क्योंकि दिन खत्म होने से पहले वो उसे बेच देना चाहते थे जब उसका मूल्य अधिक होता। लेकिन आपके लिए $60 प्रति शेयर आगामी विनाश की तरह होता, क्योंकि आप उन शेयरों को लंबे समय तक रखना चाहते थे। ये दो अलग अलग निवेशक शायद ही एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानते हो, लेकिन वो एक ही अखाड़े में है, एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए। जब उनके रास्ते अंधाधुंध रूप से टकराते हैं तो किसी न किसी को चोट पहुंचती है। बहुत से वित्तीय और निवेश निर्णय इस पर निर्भर करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और फिर या तो उनकी नकल की जाती है या उनके विपरीत जाया जाता है। लेकिन जब आप ये नहीं जानते कि कोई व्यक्ति जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो आप नहीं कह सकते कि कितने समय तक वो ऐसा करते रहेंगे। क्या उनकी सोच को बदलेगा, या फिर अगर वो कभी अपना सबक सीखेंगे या नहीं। जब CNBC पर एक विवरणकार ये कहता है कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, याद रखिए कि वो नहीं जानते कि आप कौन हैं। आप सिर्फ मजे के लिए ट्रेडिंग करने वाले एक किशोर हैं, एक बुजुर्ग विधवा जिसका बजट सीमित है,
एक हैश फंड मैनेजर जो तिमाही के खत्म होने से पहले अपने बही खातों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है? क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि इन 3 लोगों की प्राथमिकताएं समान होंगी और जिस भी स्तर पर स्टॉक चल रहा हो वो उन तीनों के लिए ठीक होगा? ये मूर्खतापूर्ण है। ये समझना कठिन है कि दूसरे निवेशकों के लक्ष्य हमसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान का एक स्थिरक ये ना समझना है कि तर्कसंगत लोग दुनिया को आपसे अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बढ़ते मूल्य सभी निवेशकों को इस प्रकार फुसलाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मार्केटर को भी ईर्ष्या हो जाए। वो एक ड्रग की तरह है जो मूल्य सचेत निवेशकों को एक भावुक आशावादियों में परिवर्तित कर देती है, जो अपने से दूसरा खेल खेलने वालों के व्यवहार के कारण अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। दूसरा खेल खेलने वालों से प्रभावित होने के कारण आप जिस तरह से अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं वो भी उलट सकता है। इतना अधिक उपभोक्ता खर्च खासकर विकसित देशों में सामाजिक रूप से प्रेरित होता है, सूक्ष्म रूप से उन लोगों से प्रभावित जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, और इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सूक्ष्म रूप से चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें। हालांकि हम ये देख सकते हैं कि लोग कार, घर, कपड़ों और छुट्टियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं, पर हमें उनके लक्ष्य, परेशानियां और अभिलाषाएं देखने को नहीं मिलते। एक युवा वकील जो किसी प्रतिष्ठित लॉ कंपनी में सहभागी बनना चाहता है, उसे ऐसे भेष में रहना पड़ता है जिसकी मुझे एक लेखक होने के नाते जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं स्वेट पैंट पहनकर भी काम कर सकता हूँ। लेकिन जब उसकी खरीदारी मेरी उम्मीदों को ढालने लगती है, मैं आगामी निराशा की राह पर चल पड़ता हूँ, क्योंकि मैं ये पैसा उस करियर बूस्ट के बगैर खर्च कर रहा हूँ जो उसे मिल रहा है। हो सकता है कि हमारे अंदाज भी अलग अलग ना हो, हम बस अलग खेल खेल रहे हैं। ये समझने के लिए मुझे सालों लग गए। यहाँ पर एक सीख ये है कि धन को लेकर कोई बात इतना मायने नहीं रखती जितना अपनी समय परिधि को समझना और उन लोगों के व्यवहार और आचरण से प्रभावित ना होना जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। मुख्य बात जिसकी मैं संस्तुति करना चाहूँगा वो ये है कि कुछ भी करके ये पहचानिए कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। हम में से कुछ लोग जो करते हैं वो आश्चर्यजनक है। हम हर निवेश करने वाले को निवेशक बुलाते हैं, जैसे कि वो बास्केटबॉल खिलाड़ियों जो समान नियम वाला एक ही खेल खेल रहे हैं। जब आप ये समझते हैं कि ये धारणा कितनी गलत है, आप देख पाते हैं कि मात्र अपने खेल को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। मैं अपने खुद के धन को किस प्रकार निवेश करता हूँ, इसका विवरण अध्याय 20 में है। लेकिन सालों पहले मैंने लिखा था कि मैं एक धैर्यवान निवेशक हूँ जो वास्तविक आर्थिक विकास को उत्पन्न करने की संसार की योग्यता के प्रति आशावादी है, और मुझे विश्वास है कि अगले 30 सालों में वो विकास मेरे निवेश को लाभ पहुंचाएगा। ये विचित्र सुनाई पड़ सकता है, लेकिन एक बार जब आप अपना मिशन वक्तव्य लिख लेते हैं तो आप समझ पाते हैं इससे असंबद्ध सब कुछ, इस साल मार्केट ने क्या किया, अगले साल मंदी होगी या नहीं, उस खेल का हिस्सा है जो मैं नहीं खेल रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता और मुझे इसके बहकावे में आने का भी कोई खतरा नहीं है। आगे चलिए निराशावाद के बारे में बात करते हैं। नंबर 17, निराशावाद का बहकावा।